अरे मैडम, आप इतनी सुंदर है। देखो ना, लहंगे का ये रंग भी आप पर खूब खिलेगा। लहंगा तो अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुझ पर खिलेगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। कुछ देर बाद मयंक वो लहंगा पहनकर बाहर आता है। अब देखिए मैडम, ये लहंगा मुझ लड़के पर इतना अच्छा लग रहा है, तो जब आप इसे पहनकर पूरी तरह तैयार होंगी तो आप इसमें कितनी सुंदर लगेंगी, है? आप देखना, आपकी सहेली पूजा तो आपसे जल बुन जाएगी। हाँ। आपको कैसे पता मेरी सहेली का नाम पूजा है? अब हिंदुस्तान में हर एक घर छोड़कर पूजा नाम की लड़की तो होती है ना मैडम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप ये लहंगा पैक कर दीजिए। इस तरह मयंक शोरूम में आने वाली काफी लड़कियों को लहंगा पहनकर दिखाता। एक रोज उसे ऐसा करते उसकी पड़ोसन देख लेती है। फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, उस स्वाति के तो भाग खुल गए जो लहंगा पहनने वाला पति उसको मिल गया। वो मयंक इतने अच्छे तरीके से लहंगा बांधता है कि क्या ही कहूं। तू सच कह रही है उर्मिला। इस तरह से मयंक की पड़ोस ने हंसने लगती हैं। तभी वहां स्वाति आ जाती है। मोहल्ले की औरतें स्वाति को छेड़ते हुए कहती हैं, अब मुझे समझ आया स्वाति बहू कि तू अपने पति से इतना लड़ती क्यों है। क्यों तुम्हारे घर से लड़ने की आवाजें आती रहती हैं? देखिए, आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहिए। अरे यही कि जिसका पति लहंगा पहनता हो वो बेचारी और कर भी क्या सकती है। स्वाति उन औरतों को भला बुरा सुनाकर अपने घर आ जाती है। इन औरतों को भी ना इधर उधर की चुगली करने के अलावा और कोई काम तो है नहीं। अपना घर तो संभलता नहीं है इनसे। चलिए दूसरों के घरों में ताक झांक करने। आने दो उस मयंक को। उसकी वजह से ये औरतें मुझे ना जाने कितनी बातें सुनाकर जाती हैं। फिर रात को जब मयंक घर पहुंचता है तो स्वाति से कहता है, स्वाति डार्लिंग, कहाँ हो? खाना लगा दो यार, बहुत भूख लगी है। मर गई तुम्हारी स्वाति डार्लिंग। अब ना बाहर जाकर खाना खा लेना। अरे क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? अरे तुम्हारे शोरूम में और भी तो लोग होंगे ना। फिर तुम्हें क्या जरूरत है सबको लहंगा पहनकर दिखाने की? और लहंगा पहनना तुम्हें इतना ही पसंद है ना, तो ये पैंट कमीज छोड़कर लहंगा पहनकर ही शोरूम जाया करो। अरे अब बस भी करो स्वाति, हर वक्त बस लड़ने का बहाना चाहिए तुम्हें। अरे मैं ग्राहक को लहंगा पहनकर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कस्टमर मेरी दुकान से वापस जाए। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से आस पड़ोस की औरतें मुझे कितनी बातें सुनाती हैं। उफ, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। मैं चला सोने। उस रात मयंक भूखे पेट ही सो जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन स्वाति का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। फिर मयंक स्वाति से कहता है, अच्छा बाबा, अब मान जाओ, अब से ना मैं लहंगा पहनकर नहीं दिखाऊंगा कस्टमर को। बस। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस काम के लिए अपने शोरूम में कुछ औरतों को रख लो। अच्छा ठीक है, मैं आज ही इस्तेहार दे देता हूँ। मुझे लहंगा पहनने वाली औरतों की जरूरत है। मयंक अपने शोरूम के बाहर इश्तेहार लगा देता है। कुछ दिन बाद एक औरत उसके शोरूम में आती है। मयंक उसका इंटरव्यू लेता है, फिर उसे अपने शोरूम में काम पर रख लेता है। लेकिन जब भी कोई ग्राहक वहां आता तो वो लड़की उन्हें ठीक से लहंगा पहनकर नहीं दिखा पाती, जिससे ग्राहक उसके शोरूम से खाली हाथ ही चले जाते हैं। ठीक से काम न करने की वजह से मयंक उस लड़की को डांटता है, जिससे गुस्सा होकर वो लड़की नौकरी छोड़कर चली जाती है। अब ग्राहकों को लहंगा पहनकर न दिखा पाने की वजह से उन्हें लहंगा समझ नहीं आता और बिना खरीदे ही वापस जाने लगते हैं, जिससे मयंक को काम में नुकसान होने लगता है। एक रोज वो ऐसे ही ग्राहक को लहंगा पहनकर दिखा रहा होता है कि इतने में स्वाति का फोन आता है। मयंक, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे चक्कर भी। इतना कहते ही स्वाति बेहोश हो जाती है। हेलो हेलो स्वाति, क्या हुआ तुम्हें? स्वाति के कुछ ना बोलने पर मयंक झट से कार में बैठता है और घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि स्वाति बेहोश हुई पड़ी है। वो झट से स्वाति को गोद में उठाता है और अस्पताल ले जाता है। लेकिन इन सब में वो भूल जाता है कि वो लहंगा उतारना भूल गया है। डॉक्टर स्वाति का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद वो होश में आती है और मयंक को ऐसी हालत में देख उस पर बहुत गुस्सा करती है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना मयंक? तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो सिर्फ शोरूम तक ही लहंगा पहनकर घूमते थे, लेकिन अब तो तुम बाहर भी ये पहनकर घूम रहे हो। तुम्हें कितना भी कुछ कह लो लेकिन तुम्हारे कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। मयंक कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां मयंक के शोरूम में काम करने वाला रमेश आ जाता है। मैडम, आप शायद नहीं जानती लेकिन पिछले कुछ दिनों से शोरूम नुकसान में जा रहा है। सर ने जिस लड़की को काम के लिए रखा था वो भी काम छोड़कर चली गई। शोरूम खाली पड़ा हुआ था, इसलिए जब 1-2 कस्टमर दुकान पर आए तो वो भी वापस न चले जाएं, इसलिए मयंक सर ने खुद वो लहंगा पहनकर उनको दिखाया। और इसी बीच आपका फोन आ गया और सर घबराते हुए जिस हालत में थे उसी हालत में आपको अस्पताल ले आए। और वैसे भी मैडम जी,
मयंक सर अकेले नहीं है जो लहंगा पहनकर कस्टमर को दिखाते हैं। आप चाहें तो और दुकानों में भी जाकर पता कर सकती हैं। विक्रम की बात सुनकर स्वाति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मयंक से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और फिर कभी उस पर गुस्सा नहीं करती और ना ही उससे झगड़ती है। साथ ही ताने देने वाले लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देती है। शोभा, अरे ओ शोभा, घर पर है क्या? अरे विमला काकी, आओ आओ। अच्छा शोभा, वैसे तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए। तुम्हारे घर में भी अगर एक बच्चा होता तो उसकी किलकारियों से ये घर कितना अच्छा लगता ना। खैर, अब ऊपर वाले की इच्छा के आगे कर भी क्या सकते हैं। अब आप किसी काम से आई थी? हाँ, वो मुझे थोड़ा दूध चाहिए है तो दे दे। आप बैठो, मैं अभी लाई। कुछ देर बाद काकी दूध लेकर चली जाती है, लेकिन उसकी तानों भरी बातें सुनकर शोभा मायूस हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहां उसका पति शमशेर आ जाता है। शोभा उसे सारी बात बताती है। तुम परेशान मत हो शोभा। आज ही हरिया मुझे बता रहा था कि पड़ोस के गांव में हर मंगलवार को एक वैद्य बैठता है जो बच्चे की चाह रखने वालों को दवाई देता था। कल मंगलवार है, मैं तुम्हें खेत पर जाते वक्त उस तरफ छोड़ दूंगा। तुम उनसे मिल लेना, क्या पता हमारी सूनी गोद भी भर जाए। अगले दिन शमशेर शोभा को अपने साथ बैलगाड़ी में ले जाता है। वो देखो शोभा, इस गांव में वैद्य जी बैठते हैं, तुम उनसे जाकर मिल लेना। मुझे आज खेतों में बहुत काम है, मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है जी। बेटी, ये जड़ी बूटी तुम रात में सोते समय दूध में मिलाकर पी लेना। देखना, तुम्हें जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। शोभा खुशी खुशी वो दवाई लेकर घर आ जाती है। रात को खाना खाने के बाद वो उस जड़ी बूटी को दूध के गिलास में मिलाती है कि तभी उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है और वो शौचालय चली जाती है। इतने में थका हारा शमशेर घर आता है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो जल्दी से सामने रखा दूध देखकर उसे पी लेता है। वाह भैया वाह, मजा आ गया। शोभा मेरे लिए दूध रखकर न जाने कहां चली गई। अब उसके लिए भी इस गिलास में दूध भरकर रख देता हूं। वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। शमशेर थका हुआ होता है, इसलिए वो दूध पीकर सो जाता है। फिर शोभा वापस जाती है तो गिलास में रखा दूध पी लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आपने आज खेत पर नहीं जाना क्या? आज बहुत कमजोरी महसूस हो रही है शोभा, और मन भी मचल रहा है। हल्का हल्का पेट में भारीपन सा लग रहा है, इसलिए सोच रहा हूं आज खेत में ना जाऊं। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शमशेर कभी कभार ही काम पर जा पाता या जल्दी लौट आता। धीरे धीरे शमशेर का पेट काफी फूलने लगा। आपका पेट काफी फूलते जा रहा है जी। अब सारा दिन घर पर पड़े पड़े ताना खाऊंगा तो मोटा तो होऊंगा ही। ऊपर से तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना पहले मैं 4 रोटियां खाता था, अब 7 खा जाता हूं। ऐसे में पेट तो बढ़ेगा ही ना। ऐसे ही एक रोज शमशेर जब बिस्तर पर लेटा होता है तो आधी रात को उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। आज बहुत दर्द हो रहा है शोभा, ऐसा लग रहा है कि आज मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। शोभा जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जल्दी से घर के अंदर आती है तो देखती है कि शमशेर गोद में एक बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। ये बच्चा क्या ये? हाँ, इसे मैंने ही जन्म दिया है। शायद मैं प्रेग्नेंट था, इसलिए मेरा पेट फूलता जा रहा था। लेकिन प्रेग्नेंट तो मुझे होना था। वो दूध तो मैंने पिया था जो उस मटके के पास रखा था, वैद्य जी की दवाई डालकर। क्या वो तुम्हारे लिए था? लेकिन उसे तो मैंने पी लिया था और उसकी जगह गिलास में दूसरा दूध भरकर रख दिया था। क्या इसीलिए तुम गर्भवती हो गए? खैर कोई बात नहीं, बच्चा तो अपना ही है। अब उनका अधूरा संसार पूरा हो गया।